कई बार मैं फैसले देने के बाद भी लोगों को छोड़ता था, पूछता था सच सच बताना तो अपराधी की गवाह तो खुले नहीं। इस सेवा में आने का मन कैसे हुआ? छात्र जीवन में क्या करते थे? कभी ये सोचा था कि जज बनेंगे? जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बिलासपुर में, फादर एडवोकेट थे, तो फादर ने कहा क्या करूँ? मैंने कहा मैं एमएससी करूँगा। मैंने एमएससी के बाद क्या तुमको चांस पेश करना और वो टीआई साहब का आना वो बड़ा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थाना प्रभारी को एडवाइस देना है, अनुसंधान करता हूँ, कमियों को दूर करना था, वो मैंने वहाँ सीखा। और आपने मांग भी की कि मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, फिर लंबे समय तक काम किया। 22-23 जजेस थे जिन्होंने कैसा नए काम पीछे और ले चलता हूँ एक बार। कॉलेज लाइफ में मैं बहुत चर्चित छात्रों में से था। कहीं शर्मीले और कहीं चर्चा में। अब तो मुझसे बोलते थे तुम रहने दो, उधर जाओ, बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा। तुमसे नहीं। न्यूज़ विजन में आपका स्वागत है। न्यूज़ विजन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं, और वो शख्सियत जिसने समाज में विशिष्ट स्थान बनाया है, जिसके कार्य अनुकरणीय हैं, जिसने एक आदर्श स्थापित किया है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रेरा के न्यायिक सदस्य जस्टिस दिनेश कुमार नायक से। जस्टिस नायक ने गैस राहत, जस्टिस नायक ने लॉ सेक्रेटरी और ऐसे अनेक पदों पर काम किया है जो न्यायिक सेवा से अलग है, और बड़े फैसले भी किए हैं। तो चलिए उनसे आपका परिचय कराते हैं। जस्टिस नायक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये प्रोग्राम है, हम उस शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो पहले आपसे मुलाकात कराना शुरू करते हैं। इस सेवा में आने का मन कैसे हुआ? छात्र जीवन में क्या करते थे? कभी ये सोचा था कि जज बनेंगे? कभी ऐसा हुआ कि कानून से बहुत सी असहमति थी? ऐसा क्या हुआ जीवन में? ऐसा था कि बचपन तो बहुत साधारण तौर से गुजरा। बेसिकली मेरे फादर भी लॉ में पर्सन थे। उन्होंने अपनी शुरुआत एडवोकेट से की थी, पर बाद में वो जज बने। जब जज बने तो मेरा बैकग्राउंड पूरा लॉ साइड से रहा, और जज के प्रति मैं समर्पित रहा, जुडिशरी के प्रति समर्पित रहा। जजेस से मेरी मुलाकात हुआ करती थी, वकीलों से मेरी मुलाकात हुआ करती थी। फादर के साथ मैं उस लॉ के माहौल से जुड़ा हुआ था, परंतु मैं जज नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जजेस की पास काम बहुत रहता था, समय का अभाव रहता था। मदर का ये कहना था कि तुम्हारे पापा के पास कभी टाइम नहीं रहता है, संडे के दिन भी फाइल पढ़ते हैं, सुबह उठ के फाइल पढ़ते हैं, शाम को फाइल पढ़ते हैं, फिर डिक्टेशन देते हैं, फिर स्टेनोग्राफर आ जाता है, तो वो समय नहीं देते। परंतु ऐसा नहीं था, मेरे फादर संडे को या छुट्टी के दिन जब भी समय मिलता था, हमें पिकनिक बनाते जाते थे। उन्होंने कहा तुम सोच लो तुम क्या बनना चाहते हो। तो जब मैं मोरेना पोस्टेड था, हायर सेकेंडरी के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर में आया, मैंने बीएससी साइंस लिया, बायोलॉजी लेने के बाद मेरा एक एम था कि मैं डॉक्टर। मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड्स मोरेना में जो भी थे वो सब बीएससी की तैयारी करने लगे। बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद मैं भी पीएमटी में बैठा, सेकेंड ईयर में भी मैं पीएमटी में बैठा। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वेटिंग लिस्ट रहा। वो मेरे ग्रुप के सारे फ्रेंड्स सब मेडिकल कॉलेज चले गए। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बिलासपुर में, फादर एडवोकेट थे, तो फादर ने कहा क्या करूँ? मैंने कहा मैं एमएससी करूँगा। मैंने एमएससी के बाद क्या तुमको चांस मिलेगा? क्या मिलेगा? मेरी मानो तुम ला। तो उस समय डे एंड नाइट्स हुआ कॉलेज। दिन में आप कुछ भी कर सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, पीजी भी कर सकते हैं, रात में एलएलबी भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने अपनी इच्छा के अनुसार केमिस्ट्री पढ़ी एमएससी में, और फादर की इच्छा अनुसार शाम को राइट कॉलेज लाना ज्वाइन कर लिया। मैंने आफ्टर एलएलबी विक्रम यूनिवर्सिटी से, फादर मंदसौर में पोस्टेड थे, अच्छा हुआ है फर्स्ट डिवीज़न से, और अच्छे पोजीशन में मैंने पास करने के पश्चात मैं पीएचडी में बैठा। तो मैंने डिप्टी कलेक्टर डीएसपी से लेकर सारी परीक्षाओं के इंटरव्यू दिए, यूपीएससी आईएएस से लेकर सभी का दिया। कभी परिस्थितियाँ कुछ हमेशा परिवर्तित होती हैं समय के हिसाब से। इंडियन नेवी में एडवोकेट जज में मेडिकल में रिजेक्ट हुआ, आईएएस में प्रिलिमिनरी के बाद मेन गया, मेन के बाद इंटरव्यू
कुछ जीवन में ऐसा लिखा था कि ला साइड में ही मुझे जाना है, या बाग में जो लिखा है कि रास्ते में लिखा है, जस्ट जो डेस्टिनेशन हमारे ईश्वर ने चयन किया है। मैंने सिविल जज की परीक्षा दी, सिविल जज का रिजल्ट थोड़ा सा अटका, हाई कोर्ट में चली गई, PSC के खिलाफ, पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होती है, स्टे हो गया। इसी बीच में मैंने APP असिस्टेंट पुलिस प्रोसिक्यूटर की परीक्षा दी, इत्तेफाक से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे किसी ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि बेटा तुम्हारा सिलेक्शन, तुम कितनी भी हाई से हाई पोस्ट के लिए अप्लाई करो, पहले छोटी पोस्ट पाओगे फिर तुम्हारा बात। मैं बात ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था, मेरे फादर तो बिल्कुल ही नहीं करते थे, ठीक है, परंतु हो गया। फादर बोले क्या APP बनोगे, इससे अच्छा तुम वकालत करो, APP की तनख्वाह क्या है। बच्चों की जज की नौकरी को देख के मैं वकील वकालत सिर्फ नहीं करना चाहता था, मैं एडवोकेट ही बनना चाहता था। मैंने फिर सिविल जज की तैयारी करी, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने स्टेट APP को ज्वाइन किया। APP के पहले मैं सिविल जज दे चुका था, उससे था तो मैंने APP ज्वाइन किया। देवास में मेरी पोस्टिंग थी, APP में मैंने निष्पक्ष ईमानदारी से काम किया, बहुत कुछ सीखा कि पुलिस साइड में क्या होता है। उसका फ़ायदा मुझे जब मैं जुडिशल सर्विस में आया और 85 में मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया, तब तक मैं क्रिमिनल साइड से परिपक्व हो चुका था कि क्रिमिनल ला क्या होता है, ये क्या होता है। चालान पेश करना और वो TI साहब का आना, वो बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त काम करता था। जब हमारे पास वो पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब चालान की स्क्रूटनी कराने आता था तो उसको पढ़ना पड़ता था कि उसमें कुछ कमियाँ ना आ जाए। असिस्टेंट पुलिस प्रोसिक्यूटर का काम पुलिस थाना प्रभारी को एडवाइस देना या अनुसंधान करता को उन कमियों को दूर करना था, वो मैंने वहाँ सीखा। मतलब जिससे बेहतर से बेहतर न्यायालय में केस जाए और जी हम प्रेजेंट कर सके अच्छे से अच्छा, ताकि हमारी कमियों का लाभ एक्यूज को ना मिल जाए। उसके बाद जब मैं जज बना, मेरी पहली पोस्टिंग वहाँ हुई सिवनी में। चलूँगा सिवनी आपके पास, पीछे और ले चलता हूँ एक बार। छात्र जीवन में बहुत तरह के अनुभव होते हैं। पिता से प्रभावित थे लेकिन जज नहीं बनना चाहते थे, और छात्र जीवन के कोई अनुभव, भाई बहन का सपोर्ट, बाकी तरह की चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्या हैं जो उस समय की जो याद आती हों? देखिए, छात्र जीवन में जब मैं कॉलेज लाइफ के थोड़ा पहले की बात करता हूँ, बहुत शाही था, बहुत शर्मिला था, और किसी भी एक्टिविटीज़ में भागने से बहुत घबराता था। बहुत लगता था, मेरी सिस्टर्स जो थे थोड़ा सा एक्टिव थे। मेरी 4 सिस्टर हैं, चारों सिस्टर्स का बहुत सपोर्ट है, चारों सिस्टर मुझे बहुत प्यार करती थी, थोड़ा भाई। परंतु फादर का एक मानना ये था कि नहीं, तुम भी उनके बराबर हो, अगर वो जो काम करती हैं वो तुम करो, और जो तुम करते हो वो करेगा। कहीं हमारे बीच में इतना कोऑर्डिनेशन था सिस्टर्स के बीच कि मैंने कभी कोई फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में आया तो मेरी सिस्टर्स मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए चाय नाश्ता बना लेती थी, और जब उनकी फ्रेंड आती थी और दूसरी सिस्टर के घर में अपने उनकी हेल्प कर देता था। वो तो हमारा कोऑर्डिनेशन आज भी मैं बोलता हूँ, मेरी सिस्टर्स मुझे बहुत लाइक करती है, मैं जैसा कहता हूँ वो करती हैं, वो जैसा कहती मैं करता हूँ, पर हम लोग कोई भी गलत बात नहीं करते हैं, आज भी एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कॉलेज लाइफ में मैं बहुत चर्चित छात्रों में से रहा, अपने व्यवहार कहीं शर्मीले और कहीं चर्चा में। तो कैसा लगता था आप अलग अलग? जब मैं 11th तक शर्मिला रहा, जब मैं BSc फर्स्ट ईयर में आया तो कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा शर्मिला था। फिर एकदम से कुछ प्रोग्राम्स होने थे कॉलेज में, एक्टिव खेल के लिए। हायर सेकेंडरी में मैंने हॉकी छोड़कर, मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था। मेरे फादर ध्यान सिंह और रूप सिंह के साथ खेलते थे। सिंधिया ग्रुप का फर्स्ट टाइम खेला उन्होंने, 86 के चुके वो थे, तो उन्होंने मुझे हॉकी सिखाई। तो मेरा पैर बस्तर में जब मैं था, मेरा पैर टूट गया। मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी को तकलीफ है, मैं तुम्हें हॉकी नहीं लगा। तो कॉलेज लाइफ में मुरैना जैसी शहर में, थोड़ा सा मुरैना उस समय डकैती एरिया था, हम BSc फर्स्ट ईयर में पहुँचे। बहुत डर लगता था कॉलेज के लोगों से, ये अफसर के बेटे थे, बहुत दादागिरी गुंडागिरी कॉलेज में थी। इत्तेफाक से इमरजेंसी 75 में लगे तो हम सारे लोग अरेस्ट हो गए कॉलेज के, तो हमको मौका मिला, शाही लोगों को, इनको भी। तो हम क्रिकेट में अपना प्रवेश किया, बैडमिंटन में प्रवेश किया, दोनों में सक्सेस रहे। और फिर कुछ डिबेट कंपटीशन में भाग लिया, ऐसे कंपटीशन में भाग लिया, और कुछ छोटे मोटे नाटक में भाग लिया। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर BSc फाइनल में जब फादर का ट्रांसफर लास्ट में हुआ,
तब तक मैं कॉलेज की गतिविधियों में एक्टिव हो चुका था। हर व्यक्ति के बहुत शाई, मैं भी शाई था बहुत, और हर व्यक्ति अचानक कोई जीवन में ऐसा मोड़ आता है जिसकी वजह से कोई दोस्त होता है, कोई और होता है, कोई ऐसी वजह होती है जिससे उसकी चीज़ों में बहुत ढेर सारा अचानक तब्दीली आती है। तो आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल सही बात है। हमारे खानदान में हमारे चाचा जी लोग लखनऊ में आप रहते थे, स्मार्ट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी कहलाते थे, और जहाँ वो जम जाए तो लोग उनको घेरा रहते थे, ये रहते थे, और आप सुना करते थे उनकी बातें। सिस्टर भी बड़ा जोक्स वोक्स चलते थे, तो मुझसे बोलते थे तुम रहने दो यार, तुम उधर जाकर बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। वो शादियों में डांस वांस होता था, ये होता था, हम उन गतिविधियों से तो शांत शांत बैठो, दम नहीं करो, ज़्यादा मत बोलो। तो उनकी वो बात मुझे लगी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने कहा कि कुछ करके दिखाऊं। कुछ करके दिखाऊंगा। तो मैंने फिर जब मैं बिलासपुर में था, एक चंदनिया गोना करके संस्था थी जो छत्तीसगढ़ी डांस करती थी, मैंने उस डांस ग्रुप को ज्वाइन किया। मैं BSc फाइनल में, मैंने छत्तीसगढ़ी डांस सीखा, छत्तीसगढ़ी डांस किया, और उसके बाद घर के अंदर का जो माहौल था उसमें कहीं निगलेक्टेड फील किया आपने? या क्या कि मैं भी इनके जैसा हूँ, बता सकता हूँ कि मैं भी ऐसा हूँ, इस सोच से? ये सोच, एक घर में तो माहौल हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का, भैया आपको ये करना है, या सिस्टर्स को मैं इनकी बात नहीं कर रहा, पूरे परिवार की बात कर रहा, एक जो खानदान होता है, खानदान जो होता है, खानदान में तो आज भी मेरी ना जैसे आप जिस वजह से बिल्कुल संकोच में रहते थे, तो किनारे किनारे बैठे, आपको लगा कि यार ये सब एक्टिव हैं, सब गतिविधियों में शामिल हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये मान लें कि मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद कुछ ऐसा ही भाव आया होगा मन में? आया था, बिल्कुल आया था। वक्त उस वक्त की बात है, वो भाव आया। और हालांकि सब दिनू दादा ही बोलते थे मेरे को, चाचा कुत्ता भी बड़ा, मेरे बाबा भी बोलते, सब बोलते थे छोटे से ही। और फिर मुझे कुछ प्रोत्साहन किया, और आज मैं कोशिश कर रहा हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हम चर्चा जारी रखेंगे जस्टिस दिनेश नायक से। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जज दिनेश कुमार नायक साहब जुड़े हुए हैं, और दिनेश कुमार नायक साहब एक ऐसी शख्सियत जो कभी शर्मीले थे और फिर उन्होंने वो शर्म छोड़ी और यहाँ तक पहुँच गए। तो एक संदेश है आपके लिए भी कि शर्माना, लिहाज करना अच्छी बात है, लेकिन वो कमज़ोरी ना बने। समझते हैं उनसे भोपाल गैस कांड, एक ऐसा हादसा जिसमें बहुतों की जान गई और बहुतों ने नारकी जीवन जिया। वहाँ वो कैसे पहुँचे, वहाँ के क्या अनुभव हैं, लेकिन पहले उनकी जुडिशरी सर्विस के बारे में समझते हैं। जैसा कि वो कह रहे थे कि पुलिस के काम करने के तरीके, उसको उन्होंने बहुत बारीकी से समझा और न्यायिक सेवा में वो उन्हें काम भी आया। तो अपना कोई ऐसा अनुभव वो शेयर करें उस दौर का, कि ऐसा क्या होता है जिससे किस तरह के लोगों को अपेक्षा होती है और वो कर क्या पाता है। देखिए सब, जब मैंने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सिविल जज क्लास 2 का पदभार ग्रहण किया, जो जुडिशरी की प्रथम स्टेज होती है, उस स्टेज में हमारा प्रशिक्षण होता है। और प्रशिक्षण के दौरान हमको उस ज़माने और आज के प्रशिक्षण में बहुत फर्क है। उस ज़माने में प्रशिक्षण डायरेक्ट कोर्ट में होता था, किसी जज के साथ हम अटैच हो जाते थे और हम सीखते थे। तो मैंने उस समय एक बात महसूस की कि बहुत पुराने और लंबे पेंडिंग केसेस पड़े रहते थे। लंबे पुराने पेंडिंग केसेस को जब हम देखते थे कि फाइलें बहुत मोटी मोटी होती थी, तो जजेस का ध्यान या हमारे सीनियर्स का ध्यान या जो हमें ट्रेनिंग देते वो ये देखते थे, अरे ये फाइल मोटी है, इसको अपन बाद में पहले अपन नए केस ले लें, क्योंकि नए केस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, गवाहों को हर चीज़ याद रहती है, फटाफट करीब जैसे कहते हैं ना कि हमें केस के बारे में सब मालूम, फटाफट बोल दिया। पुराने केसेस के बारे में ये रहता रहती है कि उन केसेस पुराने हो जाते हैं, फाइलें पढ़ते हुए। तो वो एक्सपीरियंस मैंने लिया कि नहीं, लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि उनको सीख सस्ता और सुलभ न्याय, मतलब तारीख पर तारीख ना हो और जल्दी फैसला हो जाए। तो मैंने मन में सोचा कि नहीं, जब मैं प्रशिक्षण के बाद जब हुआ तो मेरा एक बात उद्देश्य रहा कि मैं ओल्ड पेंडेंसी को निपटाने का प्रयास करूँ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिविल को पढ़ने की कोशिश की। कि सिविल बहुत टफ हमारे यहाँ माना जाता है, सिविल था
क्रिमिनल तो ठीक है, मैं क्रिमिनल साइड से भी आया था। प्रशिक्षण के दौरान मेरा 2 या 3 महीने प्रशिक्षण हुआ और हमारे रजिस्ट्रार ने कहा कि तुम तो वैसे जज के लड़के हो, ज़्यादा प्रशिक्षण देते तुमको हम नहीं करते। तब मुझे सिविल में थोड़ी सी दिक्कत आई, जिसको मैंने कहा था कि मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, हमने मेहनत करी। हमारे जो रीडर हुआ करते थे बाबू शर्माते लोग, उनसे पूछते थे रीडर से ज़्यादा भगवान में। मैंने ऐसा नहीं है, भोला बाबू हुआ करते थे, भोला तो भाई उनके बारे में कहा था कि पुराने रीडर हैं बहुत अनुभव है और अनुभवी हैं। वो बैठते थे, कहते थे फाइल रखिए सर, आपका काम है, आप करिए। हम उनसे पूछते थे कि दुबे जी हमें ये बताइए कि इसकी प्रोसीजर से हम कैसे बताएं और हाउ टू रियली एजुकेट, क्योंकि सिविल के लॉयर हमेशा सीनियर हुआ करते थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेजेबल पर्सन हुआ करते थे। एक दूसरे पर न्यायालय में लड़ने न्यायालय में लड़ते हैं जी। तो वो रहता है। जब लोक अदालत हुई तो मैंने दोनों के पास अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर गया। साहब मैं बहुत छोटा हूँ, आपके सारे सिविल शूट्स आपके आपसी विवादों के केस मेरे यहाँ चल रहे हैं। व्यक्तिगत लड़ाइयों से अगर आप दूर हो जाए और नए युवा जनरेशन को आप ये बताएं कि संदेश दें कि एडवोकेट्स क्या होता है, आप क्या खुद समंजस करके आपसी में राजीनामा नहीं कर सकते। उन दोनों ने लोक अदालत में राजीनामा किया जो 20-25 साल से पढ़े थे, पर वो मेरी जीवन की पहली सबसे बड़ी उपलब्धि थी। वो लगता है मेरे को कि दोनों एडवोकेट्स को जो मैंने मिलाया था, जो भयंकर लड़ते थे, और वो फिर वो ये नहीं देखते थे कि जज का क्या होगा। अगर वो जज को भी अगर निपटाना हो तो फिर वो उस पर आ जाते थे। परंतु मेरे साथ आप सोच लीजिए कि उस जैसे माहौल में मैंने 5 साल काम किया, दोनों एक रहे और दोनों का मैं चाहता एडवोकेट सब दोनों ने मेरे पे कभी एजुकेशन नहीं लगाया। तो ये मेरा पहला अनुभव। ऐसा कोई अनुभव जिसमें आपने किसी को न्याय दिया हो और बहुत संतुष्टि हुई हो? देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं। एक कोई बताए, वक्त कम है इसलिए ज़्यादा बातें तो नहीं कर सकते। एक कोई ऐसा संस्मरण। एक क्रिमिनल मर्डर केस था। एक मर्डर केस पे मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ा और पढ़ने के बाद एक उसकी माँ बेचारी रो जाती है। अंडर ट्रायल बच्चे था, मेरे को हम लोग को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है देख के कि कौन मुझे लगा कुछ एविडेंस भी क्लियर कट नहीं थी, सस्पिशियस थी, डाउट था कि नहीं यार ये इनोसेंट है। माँ चुपचाप आके खड़ी रहती थी और एक बस हाथ जोड़ के कहती थी कि मेरे बेटे को न्याय मिला। ये बात है कि 17 की में नया एडिशन डिस्ट्रिक्ट बना था, थोड़ा डर लगता था सस्पेंस टाइम में कि यार छोड़ देंगे तो क्या होगा। बहुत हिम्मत करने के बाद मैंने बहुत मेहनत करने के बाद पाया कि नहीं, इन गवाहों को सुप्रीम कोर्ट के लाभ और हाई कोर्ट के लाभ का अगर मैं फॉलो कर पाऊँ तो मैंने उसको बरी किया। बरी करने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कैसे हो गया, परंतु उन्होंने मेरे को दुआई दी और ये दूसरी दुआई मुलजिम नहीं थी, उसने भरी कोर्ट में पैरिश को के साथ मेरे साथ न्याय हो गया। कई बार मैं फैसले देने के बाद भी लोगों को छोड़ता था, पूछता था सच बताना तो अपराधी क्योंकि गवाह तो खुले नहीं है, तो कबूल कर लेते थे कि हाँ साहब आपने सही पकड़ा था। और वो परिस्थिति थी जब उसका अपराध लगा, गवाह नहीं बोले में छूट गया, पर हाँ मैंने किया था। और एक पर्सनल बात हुआ करती है जिसका कि हम यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, भोपाल गैस राहत की तरफ बढ़ता हूँ मैं आपके साथ। भोपाल गैस के बहुत अनुभव है। आपका ज़बरदस्त अनुभव, एक ऐसे क्षेत्र, कुछ दिन तो आपने सोचा आपको काम ही नहीं करना है और आपने मांग भी की कि मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, फिर लंबे समय तक काम किया। बहुत लंबा, बहुत संक्षिप्त में उसके कोई अनुभव बताइए। कुछ नहीं, भोपाल में आए थे, नया काम था, कोई प्रक्रिया नहीं थी कि कैसे शुरू लोगों का कष्ट भी बहुत था। और जब लोग आंसू लेकर अपने आंखों में आंसू लेकर खड़े होते थे, नया मानते थे, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी प्रक्रिया क्या है, किस प्रक्रिया को। आप सारे जजेस ने बैठ के, जैसे मेरी जानकारी में है कि उस समय तक आपके पहले कोई जज थे? नहीं, हम ही शुरू कर। अच्छा, वहाँ जी। हम लोग कुल 15 जज आए थे जिन्होंने इसको शुरू किया। उसके बाद 20-22 अब 22-23 जजेस थे जिन्होंने कैसा नए काम ज्वाइन किया था। हम लोग का प्रशिक्षण हुआ, हमारे चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस कुरैशी साहब थे, हम उनके साथ बैठे, रजिस्ट्रार साहब लोगों के साथ बैठे, कमिश्नर्स के साथ बैठे और गवर्नमेंट के साथ बैठे, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठे, डॉक्टर के साथ बैठे और ये तय किया कि कैसे न्याय दिलाना। अब जब लोग हमारे पास आते थे, उस तारीख की जो व्यथाएँ सुनाते थे, वास्तव में वो इतनी हृदय को दुखित कर देती थी कि नहीं, गैस राहत ने लोगों का बहुत कुछ छीना है। तो हमने उसी उद्देश्य से मानवता को ध्यान में रखते हुए ही 5 साल काम किया है, 4.5 साल
इतना मैंने यहाँ काम किया उसका। तो बात सही है कि हमने इच्छा जाहिर की थी, आपको इंटरव्यू पहले बता दिया था कि हम जाना चाहते थे, तो बड़ा डर लगता था कि कैसे काम करेंगे। धमकाया गया, वो तो बहुत कोई ऐसा मामला भी आया जिसकी वजह से कई दिन तक कार्य बाधित हुआ? जिस समय मैं जिस वार्ड में था, शुरू में थोड़ा बहुत लगता था, पब्लिक जरूर रहती थी कि न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बहुत सारे लीगल खुद भी न्याय पाया आपने। वो वहाँ कोई ऐसा मामला, कैसे कोई घटनाक्रम हुआ जिसमें आपने खुद भी न्याय पाया? बड़े डटे रहे आप, कोई पत्रकार भी आपके साथ डटा था, आपका स्टाफ भी, कोई महिला स्टाफ भी आपके साथ डटी हुई थी उस मामले में? जी देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूँगा। मैंने बहुत समय तक गरखेड़ी में काम किया, काम करने के बाद में PGBT कॉलेज जो है DIG वगैरह, वहाँ चला गया था। वहाँ कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ काम नहीं करना था, काम हो गया, उसको वॉच करके उसको मॉनिटरिंग करनी थी। वहाँ के पुराने जज साहब के कुछ ऐसे काम थे कि उसकी मुझे मॉनिटरिंग करनी थी और लोगों को बताना था कि आपका केस अपील में ले लिया। वहाँ थोड़ा सा ज़रा दिक्कत हुई। एक बहुत बड़े शहर के नामी जानी थे, उन्हें धमकी थी, अच्छे पत्रकार बैठे हुए थे वहाँ, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, अखबार में मेरे पक्ष में छापा। उस दिन ऐसा लगा कि नहीं, की तरफ रेरा की तरफ चलना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले न्यायिक प्राधिकरण, ख़ासतौर से एक बहुत महत्वपूर्ण काम, ये जैसा आप अभी जिक्र कर रहे थे लोक अदालतों का, वैसे ही एक विधिक सहायता देने का एक बड़ा काम, जो जिसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उसे भी अपना पक्ष मजबूती से रखने का अवसर मिले, वो भी आपने काम किया। उसमें क्या अनुभव है? देखिए साहब, मैं जब मुरैना में जिला सत्य न्यायाधीश के पद पर पदस्थ था, हम सभी जजेस को थोड़ा बहुत काम लीगल सर्विस का करना पड़ता है, क्योंकि लोक अदालतें होती हैं, तो हम लोगों को लोक अदालत पर प्रचार प्रसार के लिए जाना पड़ता है। लोक अदालत के लिए ही नहीं, ये प्रचार प्रसार करना पड़ता है कि लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि आपके कानूनी अधिकार क्या है। इस समय ज़्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा आपको कि लोगों को ये तक नहीं मालूम होता कि डेथ के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है, बच्चे के जन्म के एडमिशन के लिए हमको जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, ये कहाँ बनेगा। ऐसी छोटी छोटी सर्विसों के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी हुई है, जैसे सालता कहते हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। पहले एक गवर्नमेंट चलाती थी, अब जुडिशियल चलाती है। चीफ जस्टिस इसका पैटर्न रहता है, और एक नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहता है। तो मैं एक कंसेप्ट है सिविल CPC में कि नहीं, लोक अदालत के साथ साथ मीडिएशन भी करना है, और मीडिएशन के साथ साथ हमको आर्बिट्रेशन भी करना है, लोगों के बीच में मध्यस्थता करनी है। तो मैंने मीडिएशन सेंटर मुरैना में बनाया था पहला, ऐसे 50 सेंटर्स बनने थे। तो मुझे उसी का एक परिणाम, अच्छा काम करने का परिणाम मिला कि मुझे मध्य प्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी बना लिया, जो कि टॉप पोस्ट होती है। और पूरे मध्य प्रदेश में मुझे अब लोक अदालत का संचालन दिया गया, अवेयरनेस प्रोग्राम्स का संचालन दिया गया, मीडिएशन का कार्य दिया गया, लोगों को मीडिएशन की ट्रेनिंग देने का भार सौंपा गया। माननीय मुख्य न्यायाधिपति ने मेरे पर विश्वास, जो जागृत मेरे प्रति उनका जो विश्वास था, उसके विश्वास को मुझे याद आता है जस्टिस खानविलकर थे उस दौर में। जी, ऑनरेबल जस्टिस मैनन साहब, जस्टिस अजीत सिंह साहब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहे, फिर बाद में मैनन साहब चीफ जस्टिस। इन सब ने मेरे को बहुत ज़्यादा सिखाया, मार्गदर्शन दिया। इन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने लीगल सर्विस अथॉरिटी में मीडिएशन सेंटर्स को बनाया। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रीवा में रूपला साहब कलेक्टर हुआ करते, बाद में कमिश्नर गवर्नमेंट रहे, उनके सहयोग से ग्रामीण वासियों को एकत्रित करके उनके लीगल राइट्स उन्हें बताया सीधी पूरे उस सुदूर अंचलों में आपने अब मैं वापस आता हूँ आपके जो अब वर्तमान में आपकी जिम्मेदारी है। रेरा घर सबका सपना होता है, बिल्डर के चंगुल में फंसे और बहुत तरह से समस्याएं खड़ी हुई। बोला कि 2 महीने में मिल जाएगा, 4 महीने में मिल जाएगा, 2 साल में मिल जाएगा, 10-10 साल लग गए। और वहीं ये व्यापार भी अब संकट में से गुजर रहा है। ये जो रियल एस्टेट का व्यापार है, तो किसी के पास संसाधन ही नहीं रह गए, जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई वो नहीं हो पाई। बहुत तरह की चीज़ें, रजिस्ट्रियाँ बहुत महंगी, ऐसा बहुत तरह की चीज़ें। तो इसमें आपने क्या अनुभव किया और लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, अवेयर रहें और कानून को पढ़ें। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 और 2017 के हमारे रूल्स को आप पढ़ें, और पढ़कर उसको पढ़ने बहुत किताब 100 रुपये तक की आती है, या किसी से भी उसके बारे में नॉलेज ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। कोई भी आपको यह बताकर ये शिक्षित कर सकता है कि रेरा क्या है, रेरा क्यों बना।
सबसे बड़ी प्रश्न निश्चित होता है कि रेरा बना क्यों? आखिर बिल्डर्स जो हमारे रहते थे उनको हम लीगल उसमें प्रोमोटर्स कहते हैं। लीगल्स ने अपना व्यापार को बहुत ज़्यादा प्रचार किया। बहुत लंबे समय पहले उन्होंने काम शुरू किया कि हम ये प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, बड़ा अच्छा विज्ञापन किया, ब्रोशर बनाए, ये सब किया, और करने के बाद उन्होंने उस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, या शुरू किया तो अधूरा छोड़ा, और फिर उसी पैसे से दूसरा प्रोजेक्ट शुरू कर जी। अब वो आदमी बेचारा भटक रहा है 13वें महीने से ये सब कर रहा है। तो जब पूरे इंडिया में ये देखा गया कि रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं, इरेगुलरिटी है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, फिर इसको और बिल्डर्स के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, बिल्डर्स के नहीं आवंटियों को भी अंकुश लगा कि लोग समय पे पैसा नहीं देते हैं, 50,000 रुपये दिए, पैसा नहीं मारा, भूल गए जी। तो ये फिर रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये दोनों पक्षों के लिए बेहतर चीज़ें हैं जी। परंतु इसमें सबसे पहले ये रखा गया कि प्रोजेक्ट का पंजीयन होना आवश्यक है। हमने आवंटियों के हितों को ध्यान में रख के शासन ने एक्ट बनाया, बहुत अच्छा एक्ट है, क्योंकि इसके पहले ऐसे विवाद उत्पन्न होते थे तो वो उपभोक्ता फोरम में चले जाते थे। 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसमें जाते थे, वहाँ लंबी प्रक्रिया होती थी, उस कारण से इस एक्ट को बनाना पड़ा, क्योंकि रियल इस्टेट में बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हो गई थी, लोगों का विश्वास खत्म हो गया था, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, लोगों का पैसा फंस गया था, लोगों को मकान नहीं मिल रहे थे, लोगों का एक सपना था कि हमें समय पर मकान मिल जाए, वो सपना पूरा नहीं हो रहा था। बेचारा कोई रिटायर्ड है, रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने कहा रिटायरमेंट के पहले तक हमारा घर बन जाएगा जी, लोग लोन लेके मकान बना रहे थे। तो फिर ये आया, इस एक्ट का यही मकसद था कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसको पंजीयन कराना पड़ेगा। हम पंजीयन के समय देख लेते हैं प्रोजेक्ट पूरा है कि नहीं, वाइबल है कि नहीं है, परमिशंस देखते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हाई राइज का विभाग की कंपनी, GST की सारे ग्रीन ट्रिब्यूनल्स की परमिशंस, नगर निगम की परमिशंस, वो STP कहाँ ले जाएगा, गंदगी के लिए नाली बनाएगा कि नहीं, पानी की टंकी बनाएगा कि नहीं, सड़क बनाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि सारी अनुमति है कि नहीं। उसके बाद हम टाइटल देखते हैं कि इस आदमी के पास वास्तव में टाइटल है। हम कई बार प्रोजेक्ट शुरू कर देते थे, भू अधिकार है उसके पास कि नहीं जी। अगर जिसके साथ जिसकी ज़मीन पर बना रहा है तो उसकी जॉइंट वेंचर है कि नहीं, उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है कि नहीं, हम वो सारे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद हमारी एक फीस है 10 रुपये स्क्वायर फीट, हम फीस लेकर उस प्रोजेक्ट को पंजीयन करते हैं। फिर आवंटियों को सबको कह रहे हैं हम कि कृपया करके किसी भी प्रोजेक्ट में अपना फ्लैट बुक करें, मकान बुक करें, कृपया रेरा का पंजीयन नंबर अवश्य देखें, बिल्कुल, और रेरा की साइट को खोलें कि इस प्रोजेक्ट का पंजीयन नंबर ये है और इसमें उसकी कितनी प्रोग्रेस है, हर 3 महीने पे वो हमें प्रोग्रेस देता है। अब वो हमारे अंडर में है, हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, हम उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, परंतु अभी हमें भी ये दिक्कत आ रही है कि जो पुराने प्रोजेक्ट है जो ऑन गोइंग है उनको भी हमें रजिस्टर करना है। उन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को रेगुलेट करने में थोड़ा सा कठिनाई आती है, क्योंकि वो पहले क्या होता था कि 100% पैसा जो भी जितना दिया है जिस आवंटी ने या जिस खरीदार ने जो भी पेमेंट किया है वो पेमेंट का कोई हिसाब नहीं होता था। अब ऐसा नहीं है, 70% पैसा आपने 100 रुपये दिए, 70 रुपये आपके डेजिग्नेटेड अकाउंट में रहेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट में खर्च होंगे, आपके लिए खर्च होंगे। पहले ऐसा नहीं था, आपके पैसे से ज़मीन खरीद ली, इधर से उधर चला गया पैसा, फंड ट्रांसफर होता था, अब फंड ट्रांसफर इस तरह से नहीं हो सकता है। 70% बातें आपसे करने को बहुत है, आपका अनुभव बहुत है, लेकिन अब वक्त की मर्यादा है, बार बार इशारा हो रहा है इस बात के लिए। न्यायाधीश संघ के भी आप मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहे, इसके अलावा गैस राहत में भी आप डिप्टी सेक्रेटरी रहे, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण काम आपने किए हैं, और ये एक जो महत्वपूर्ण काम है लोगों को सपने का घर वो आप दिला रहे हैं। चर्चाएं और भी हैं, फिर किसी दिन और करेंगे, आपका धन्यवाद। तो ये थे जज दिनेश कुमार नायक साहब, और जनता से कह रहे हैं कि अपने अधिकारों को समझें, मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र तक सब ज़रूरी है, उसको भी समझिए। इस पर भी उन्होंने बहुत काम किया, गैस राहत पर भी बहुत सा काम किया, अनुभव बहुत से हैं जीवन के। और एक जज जिसे आप सिर्फ डायस पर बैठे हुए देखते हैं या उसके फैसलों को पढ़ते हैं, वो भी एक इंसान है, और आपने सुना होगा कि उन्हें कुछ फैसले करके कितना आनंद आया। उन्होंने ये सोचा कि पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और उस पेंडेंसी पर भी उन्होंने बहुत ढेर सारा काम किया। उन्होंने बड़े खुले दिल से कहा कि सीनियर वकील जो हैं उनसे कैसे सीखा जा सकता है, क्या अनुभव है। उन्होंने 2 वकीलों के
एक तरह से बड़े लंबे समय से हो रहे विवाद को भी ख़त्म किया। किसी को सज़ा देने में जो खुशी होती है, किसी को न्याय देने में भी उसी तरह की खुशी होती है, ये उन्होंने बताया। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जजों की यूनियन बनाकर भी बड़े काम किए जा सकते हैं। वो ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं उनसे चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से 6 महीने बचे थे रिटायर होने को। नियम है 2 साल जिनकी सर्विस बची हो उन्हें ही अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उनका समर्पण, उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए सबने ये तय किया कि न्यायाधीश संघ का अध्यक्ष इन्हें बनाया जाए, और उन्होंने बखूबी उसको निभाया भी, और खुद से ही सबसे आग्रह किया कि अब किसी और को मौका दिया जाए। तो ऐसे हैं जज दिनेश कुमार नायक जी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।